दिस इज नेक्स्ट वीडियो ऑफ C4 साइकिल। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था C3 साइकिल। C3 साइकिल आई होप यू हैव कंप्लीटेड ऑल द लेक्चर। और आई थिंक अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पूछना, आप मैसेज करना, बताना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग C4 साइकिल पे चलते हैं। C4 साइकिल की अगर मैं बात करूं तो C4 साइकिल की लीफ एनाटॉमी हमने देखी थी, और इस एनाटॉमी में हमने क्या देखा था कि क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है। जैसे कि अगर ये देखा जाए इसकी लीफ एनाटॉमी को, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, जो कि हमने स्टार्टिंग में देख रखा था लीफ एनाटॉमी। तो लीफ एनाटॉमी में, इसकी लीफ में अगर देखा जाए तो ऐसे वास्कुलर बंडल होंगे, और वास्कुलर बंडल के चारों तरफ मैंने बताया था कि बंडल शीथ जो होंगे वो बहुत ही थिक फॉर्म में, और ये एज अ रिंग साइकिल की तरह बना लेंगे, जिसे हमने क्या बोला था, इंग्लिश का वर्ड मैंने बताया था कि रिद बोलते हैं इसको, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। रही बात कि इस क्रेन्स एनाटॉमी में, और ये क्या है? मेसोफिल सेल है। ये मेसोफिल सेल है। तो इसमें C4 साइकिल में जैसा कि मैंने बताया था कि दो सेल पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? ग्लूकोज बनाने में। यानी कि एक बंडल शीट में क्या चलता है? C3 साइकिल चलता है, और दोनों, ये मेसोफिल सेल है। क्या है? ये मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल। और ये क्या है आपका? ये आपका है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। तो मैंने क्या कहा था कि इसमें दो सेल पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो मेसोफिल सेल पार्टिसिपेट करेगा किसमें? C4 साइकिल में। C4 साइकिल। तो C4 साइकिल में एक तो ये मेसोफिल सेल पार्टिसिपेट करेगा, और एक कौन पार्टिसिपेट करेगा? एक पार्टिसिपेट करेगा आपका ये बंडल शीथ सेल। ये दो सेल मिल करके C4 साइकिल को चलाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इन्हीं दो सेल को निकाल करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करूंगा कि एक बड़ा डायग्राम बनाऊंगा। कह लो कि मैं इसको क्या करूंगा? जूम आउट करूंगा, ठीक है। समझना। सपोज ये आपका यहां पे मेसोफिल सेल हो गया, और नीचे की तरफ मैं क्या बना दे रहा हूं? ये बंडल शीथ सेल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? मेसोफिल सेल, और ये क्या हो गया आपका? बंडल शीथ सेल। इतनी बातें समझ में आ गई। मेसोफिल सेल में मैंने बताया था कि अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आता है। स्टोमेटा इसमें भी होता है, लेस नंबर में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आएगा। और जब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर का मतलब एटमॉस्फेयर से क्या आएगा? तो आपका CO2 आएगा। एटमॉस्फेयर से क्या आया? CO2 आया। और फिर मैंने बताया था कि CO2 है यहाँ पे, और यहीं पे आपका H2O प्रेजेंट है, ठीक है। यहीं पे H2O प्रेजेंट है, तो इसके साथ मिल करके यह हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बना लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है वो होता है 3 कार्बन का फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। पहला एक्सेप्टर कौन होता है? फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। तो यहां पे CO2 को सबसे पहले एक्सेप्ट करने का काम करेगा PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। और ये दोनों कंबाइन होंगे। चूंकि ये 3 कार्बन था, कितने कार्बन थे इसमें? 3 कार्बन थे, और ये 1 कार्बन है, तो ये आ करके आपस में जुड़ करके कितने कार्बन के बना लेंगे? 4 कार्बन के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो ये 4 कार्बन के जो मॉलिक्यूल बने या जो कंपाउंड बने वो क्या बने? यहां पे 4 कार्बन के ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बने। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो देखना, एटमॉस्फेयर से CO2 आया,
एक्सेप्ट सबसे पहले किसने किया? फास्फोइनाल पाइरूवेट ने किया। फास्फोइनाल पाइरूवेट जो है ये कितने कार्बन का है? ये 3 कार्बन का है। कितना कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है। ये क्या है? 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, दोनों को मिलने से 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना। पहला प्रोडक्ट जो बनता है इसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? C4 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल में हमने देखा था कि जो पहला प्रोडक्ट बनता था वो 3 कार्बन का बनता था, इसीलिए उसको क्या कहते थे? C3 साइकिल कहते थे। ठीक है, अब इसके बाद ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आगे चल करके ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। इसमें मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मैलिक एसिड कितने कार्बन का है? ये भी 4 कार्बन का है। अब ये मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को अगर हम देखें तो ये 4 कार्बन के बने, कहां पे बने? मेसोफिल सेल में बने। मैंने क्या बोला था? ये क्या है आपका? मेसोफिल सेल है। C4 साइकिल में 2 सेल पार्टिसिपेट करते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मेसोफिल सेल में 2 सेल पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेसोफिल सेल और दूसरा कौन? बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल, ये 2 सेल पार्टिसिपेट करते हैं, बंडल शीथ सेल। ठीक है, अब रही बात कि ये C4 यानी कि 4 कार्बन के मैलिक एसिड में जो कन्वर्ट हुआ, अब ये कहां पे आएगा? अब यहीं पे एक रास्ता होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये कहां पे आएगा? बंडल शीथ सेल में आएगा। बताना कि कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। और अगर ये 4 कार्बन का है तो ये ये 4 कार्बन का है तो ये आगे कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन में। तो रही बात 4 कार्बन का है, 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। 1 कार्बन कहां गया? 1 कार्बन जो है ये CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं? इस स्टेप को यहां पे हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि एक कार्बन जो है वो रिमूव हो रहा है C4 से इन द फॉर्म ऑफ CO2, और जो ये CO2 आया अब यहीं पे बंडल शीथ में प्रेजेंट होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। क्या प्रेजेंट होता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब CO2 जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? रूबिस्को करता है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है। कौन सी एंजाइम? रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, और यही रूबिस्को एंजाइम CO2 और राइबोलोज बिसफॉस्फेट को जोड़ने का काम करते हैं। ये इन दोनों को ऐड कराता है। ठीक है, ये एंजाइम है, और ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट इनको क्या करता है? CO2 को और राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये दोनों आपस में जुड़ करके, तुम्हें पता है कि C3 साइकिल में पहला जो बनता है प्रोडक्ट वो फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, और यहीं से फिर से तुम्हारी पूरी एक साइकिल चल जाती है, और लास्ट में यहां पे क्या बनता था? शुगर बनता था। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये C3 साइकिल हो गया। ये कौन सी साइकिल हो गई? C3 साइकिल हो गई। ठीक है, अब उसके बाद फॉस्फोइनाल पाइरूवेट और CO2 के जुड़ने से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहां पे बनाता। रही बात कि ये कैसे जुड़ेगा, तो ये एक एंजाइम से जुड़ेगा जिसका नाम होगा पेप्केज। पेप्केज एंजाइम के हेल्प से जुड़ेगा। ठीक है, अब ये C3 जो है ये कहां पे जाएगा? ये अगेन C3 जो है अगेन ये फॉस्फोइनाल पाइरूवेट में जा करके रीजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा। ये दोबारा से आपस में क्या मिल जाएंगे? रीजनरेट हो जाएंगे। C3 फिर से वापस चला जाएगा। क्लियर है? तो क्या है कि इस C4 साइकिल में समझना कि CO2 की कंसंट्रेशन कम कभी नहीं होती है। CO2 की कंसंट्रेशन कभी कम क्यों नहीं होती है? देखो, एक तो इसका आइसोबाइलेटरल लीफ होने की वजह से इसके स्टोमेटा दोनों तरफ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर में पाया जाता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में पाया जाता है तो स्टोमेटा लेस नंबर में ओपन होंगे, क्योंकि वाटर को लॉस कराएगा कम। तो जब स्टोमेटा लेस नंबर में ओपन होंगे तो CO2 थोड़ा आएगा कम। अगर CO2 कम आएगा तो ऑक्सीजन जो होगा स्ट्रोमा के अंदर
क्या होने लगेगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो कम होने लगेगी। और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, सॉरी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगेगी, CO2 की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी तो यहाँ पे फास्फोरेस्पाइरेशन C3 साइकिल में चल जाता था। लेकिन हमें फास्फोरेस्पाइरेशन यहाँ पे नहीं चलता है, वो इसलिए कि क्योंकि CO2 जो है अगर एटमॉस्फेयर से कम आता है तो ये फास्फोइनॉल से क्या कंबाइन करके ये C4 यानी कि 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना देते हैं, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और आगे यही C4 तुम्हारे बंडल शीट में चले जाते हैं और C3 में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो CO2 निकल जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये CO2 बार बार यहाँ पे कंटिन्यूअसली रिलीज आउट होता रहता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन बंडल शीट में बढ़ता रहता है। और CO2 की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो अब CO2 क्या करेगा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट से कंबाइन होगा और जैसे ही कंबाइन होगा तो वो क्या चला देगा, C3 साइकिल चला देगा, जो कि बायोसिंथेटिक पाथवे होता है। बायोसिंथेटिक पाथवे C3 साइकिल ही तो, यही तो शुगर बनाने का काम कर रहा है। तो जहां पे शुगर बनाने का, जहां पे ग्लूकोज बनाने का काम होगा, दैट इज अ बायोसिंथेटिक पाथवे। सो दिस इज अ बायोसिंथेटिक पाथवे। तो ये पूरा क्या हो गया, बायोसिंथेटिक पाथवे। अगेन एक बार समझना कि C4 साइकिल के अंदर 2 सेल पार्टिसिपेट करते हैं, एक तुम्हारा मेसोफिल सेल और एक तुम्हारा बंडल शीट सेल। मेसोफिल सेल में फास्फोइनॉल पायरुवेट प्रेजेंट होता है और CO2 के साथ मिलकर के ये पहला प्रोडक्ट बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहां पे बना, मेसोफिल सेल में बना। C3 साइकिल कहां पे चला, C4 में चला C3 साइकिल बंडल शीट सेल में। तो एक बात यहां पे समझना कि C4 साइकिल में क्या C3 साइकिल नहीं चला कि नहीं चला। C4 साइकिल में भी C3 साइकिल चला, शुगर का फॉर्मेशन हुआ, तो C4 साइकिल में भी C3 साइकिल चलता है। तो इसका मतलब है कि C3 साइकिल जो होते हैं वो सारे के सारे प्लांट में, ऑल प्लांट में चलते हैं, ऑल प्लांट्स में चलते हैं। C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल होते हैं कौन कौन से, एक मेज होते हैं और कौन से होते हैं, सॉर्गम होते हैं। मेज एंड सॉर्गम, ये 2 एग्जाम्पल होते हैं किसके, C4 प्लांट के। C4 प्लांट के 2 एग्जाम्पल, मेज और सॉर्गम। मेज और सॉर्गम में ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी चीजें चलती हैं, क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, इसीलिए ये C4 साइकिल इसमें चलती है। और C3 साइकिल सारे प्लांट में चलेंगे, C4 वाले में भी चलेंगे, क्योंकि C3 साइकिल का मेन काम है क्या चीज, शुगर बनाना। ये था क्या चीज, C4 साइकिल। इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बेस पे है, बस प्रैक्टिस करना 2-3 बार, ये तैयार हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, डिफरेंसेस समझना जरूरी है कि C3 और C4 साइकिल में क्या डिफरेंसेस है। C3 साइकिल वो कैसे सारे प्लांट में चलती है और C4 साइकिल कैसे केवल मेज और सॉर्गम में चलती है, ऐसे प्लांट में चलती है। क्लियर है। अब उसके बाद तुम्हारा लास्ट टॉपिक है एक फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पायरेशन इसी के रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फोटो रेस्पायरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फोटो रेस्पायरेशन। व्हाट इज फोटो रेस्पायरेशन समझना कि मैं सबसे पहले उसकी बात करूंगा, C3 साइकिल की बात करूंगा। और C3 साइकिल में फोटो रेस्पायरेशन कभी कभी चल भी जाती है, समझना कैसे। मैंने कहा था कि पूरी एक लीफ मान लो, क्या मान लो, लीफ मान लो, और इसको मैंने क्या माना था, एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट माना था, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था इसकी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिल होते हैं, सॉरी सेल, ये पूरी लीफ है, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल है, इसको मेसोफिल सेल मान लेते हैं। मेसोफिल सेल के अंदर एक ऑर्गेनिल मैंने लिया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल होंगे जिसमें से एक क्लोरोप्लास्ट भी हुआ। मैंने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से क्या होंगे, ग्रेनम पड़े होंगे। तो मैं किसी एक ग्रेना को उठाता हूं, या इसको मैं बोल दे रहा हूं थाइलाकोइड। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहां पे दिखाया था कि यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन होता था और यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता था, यहाँ पे H2O का यानी कि हाइड्रोलिसिस होता था।
ठीक है, H प्लस आयन रिलीज होता था। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई थी। रही बात कि जब स्टोमेटा यहां पे मान लो कि खुला है, स्टोमेटा ओपन है, जब स्टोमेटा ओपन है तो CO2 आता जा रहा है, CO2 की कोई कमी नहीं हो रही है, CO2 है ज्यादा, लेकिन जो ये ऑक्सीजन है, क्या है, जो ये ऑक्सीजन है, ये भी स्टोमेटा के थ्रू क्या जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। समझना, फोटो रिस्पायरेशन है ये, समझना। CO2 अंदर की तरफ आ रहा है, ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में ये बातें ऐसे होती हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब C3 साइकिल चलता है तो क्या होता है, जब C3 साइकिल चलता है तो क्या होता है कि CO2 आता है, ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है, जिसकी वजह से CO2 जब आता है तो CO2 की कंसंट्रेशन होती है ज्यादा इन कंपैरिजन ऑफ द O2, और O2 की कंसंट्रेशन होती है कम। ये स्टोमा में ऐसा होता है। कहां पे होता है, स्टोमा में होता है ऐसा, ये ऐसा स्टोमा में होता है। समझना कि अगर O2 की कंसंट्रेशन कम, CO2 की कंसंट्रेशन अगर हो गई ज्यादा, ठीक है, तब यहीं पे तुम्हें पता है कि इसी स्ट्रोमा के अंदर क्या पड़ा होता है, इसी स्ट्रोमा के अंदर पड़ा होता है रेगुलोज बिसफॉस्फेट, RUBP पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, RUBP पड़ा होता है। ठीक है, अब ये RUBP क्या करता है कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये इसके साथ बाइंड होना चाहेगा, इसके साथ बाइंड होना चाहेगा। ठीक है, और अगर CO2, अब कभी ऐसा भी कंडीशन आ गया कि CO2 की रेशियो और O2 की रेशियो बराबर हो, यानी कि CO2 भी O2 के बराबर हो, तब भी RUBP जो है वो CO2 के साथ जाना चाहता है। एक ये भी कंडीशन है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि स्टोमेटा जो है वो अगर क्लोज हो जाए, अगर सपोज कि अगर ये CO2 था, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ऑक्सीजन कम थी, तो ये RUBP इसके साथ जुड़ करके ये कार्बोक्सिलेशन जैसे पहले स्टेप चला देता था, कार्बोक्सिलेशन चल जाता था, और कार्बोक्सिलेशन चल करके यहाँ पे फास्फोग्लिसरेट बना देता था। क्या बना देता था, फास्फोग्लिसरेट बना देता था, और फास्फोग्लिसरेट बना करके ये C3 साइकिल चला देता था। क्या चला देता था, C3 साइकिल चला देता था, और यहाँ पे शुगर बन जाता था। ये नॉर्मल कंडीशन की बात थी, कब, जब CO2 की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, यही चीज अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो उस समय क्या होगा, यही चीज हमें देखना है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। समझना, अब मैंने कहा कि अब मान लो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सनलाइट बहुत ज्यादा है, तो अगर टेम्परेचर और सनलाइट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा कि तो उस समय स्टोमेटा क्या होगा, थोड़ा बंद हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा, वाटर लॉस को थोड़ा कम करना चाहेगा। तो इस समय मान लो कि स्टोमेटा हो गया है बंद, तो बाहर से CO2 जो है वो आ रही है कम, CO2 जो है वो आ रही है कम। अब ये O2 बाहर जा नहीं पा रहा है, ये ऑक्सीजन जो है ये बाहर जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती जा रही है ज्यादा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तब ऐसी कंडीशन में जो तुम्हारा RUBP यहां पे पड़ा हुआ है, ये RUBP अब इसके साथ कंबाइन होना चाहेगा। ठीक है, और ये जब इसके साथ कंबाइन होगा, ये RUBP और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तो ये कंबाइन कौन कराएगा, ये कंबाइन कराएगा रूबिस्को, रेबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो यहां पे अब कार्बोक्सिलेज का कोई रोल नहीं है, बल्कि केवल और केवल ऑक्सीजनेज का रोल है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है, तो इसमें हेल्प करने वाला कौन होगा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको इसी तरीके से लिख दे रहा हूं कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम है। अब ये एंजाइम इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा, और जब ये दोनों को जोड़ने का काम करेगा तब यहां पे ये प्रोडक्ट बनेगा, एक मॉलिक्यूल जो बनेगा फास्फोग्लिसरेट का बनेगा, और एक मॉलिक्यूल जो है वो फास्फोग्लाइकोलेट का बनेगा, फास्फोग्लाइकोलेट का बनेगा, फास्फोग्लाइकोलेट का बनेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा
कि अगर ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारा, अगर RUPP जो है अगर वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज, तब क्या होगा, तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का बनेगा और एक मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनेगा। अब ये जो होगा ये 3 कार्बन का है और ये जो है ये 2 कार्बन का है, ठीक है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये 5 कार्बन के थे, तो जितने कार्बन थे ये 3 कार्बन और ये 2 कार्बन, 3 2 5 कार्बन, 5 कार्बन यूज हो गए। साथ साथ में यहां पे कुछ ATP भी यूज हो जाती है प्रोडक्ट बनाने में और दोबारा से रीजनरेट होने में, कुछ ATP भी यूज हो जाती है। और लेकिन लास्ट में यहां पे जो C3 साइकिल में शुगर बनता था, यहां पे ये शुगर भी नहीं बनता है। कब, जब ऑक्सीजन जो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ ऐड होता है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। तो ये जो कंडीशन आई है, ये जो कंडीशन आई है RUBP के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना और ये प्रोडक्ट बना देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पायरेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पायरेशन ये एक वेस्ट पाथवे कह लो, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें हमें कोई भी शुगर का फॉर्मेशन होते हुए नहीं मिलता है, बल्कि जो हमने मुश्किल से ATP बनाई थी, वो जो मुश्किल से ATP बनाई थी वो ATP का यूज भी हो जाता है, वो ATP का यूज भी हो जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये दोनों कंबाइन हुए, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का बना 3 कार्बन का, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट बना 2 कार्बन का, और ये दोनों जो है ये शुगर को आगे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। ये बायोसिंथेटिक पाथवे होता ही नहीं है, बायोसिंथेटिक पाथवे कराता ही नहीं है। तो जब ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका क्या फायदा है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जब ऐसी कंडीशन C3 साइकिल में चलने लगती है, ऐसी कंडीशन जब C3 साइकिल में चलने लगती है, तो कोई भी शुगर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और जब कोई भी शुगर का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन C4 साइकिल में क्या कोई भी ऐसा फोटो रेस्पायरेशन जैसी चीजें कभी चलेंगी? नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें कभी भी CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो कभी कम होगा ही नहीं। उसमें CO2 कंसंट्रेशन कभी कम नहीं होगा, उसमें CO2 की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगी। फोटो रेस्पायरेशन जैसी कोई चीज उसमें चलेगी नहीं। तो जब फोटो रेस्पायरेशन जैसी उसमें कोई चीज नहीं चलेगी, तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी C4 की हमेशा क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो कभी भी कोई पूछे कि बताओ C3 में और C4 में प्रोडक्टिविटी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, हाँ तो हमेशा C4 की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, C3 की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, C3 की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। कोई पूछे रीजन बताओ, तो रीजन यही हो जाएगा कि C3 में अनकंडीशनल कभी कभी क्या हो जाता है कि फोटो रेस्पायरेशन जैसी चीजें आ जाती हैं, लेकिन C4 में कभी भी फोटो रेस्पायरेशन जैसी कोई चीजें नहीं आएंगी। कोई पूछे क्यों नहीं आएंगी, तो रीजन यही है कि उसमें CO2 की कंसंट्रेशन कभी कम नहीं होगी। कोई पूछे क्यों कम नहीं होगी, वो इसलिए कम नहीं होगी क्योंकि उसमें 4 कार्बन के प्रोडक्ट बन जाते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और वही तुम्हारे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आके जब कन्वर्ट होते हैं तुम्हारे जब बंडल शीट में जाते हैं, तो एक CO2 रिलीज आउट होकर के एक प्रोडक्ट C3 का बन जाता है। तो जिसमें CO2 जो रिलीज होता है उसी से केल्विन साइकिल चलता रहता है और कंसंट्रेशन हमेशा उसमें बना रहता है CO2 का, ठीक है। तो ये था हमारा क्या चीज, फोटो रेस्पायरेशन। और क्या हो गया, C4 साइकिल हो गया। बस अब तुम्हारी बुक में एक डिफरेंसेस बचता है जो कि लास्ट में है, सभी लोग ओपन करो ये डिफरेंसेस। पेज नंबर कितने पे, पेज नंबर 221 पे कह रहा है कि फिल इन द कॉलम्स 2 and 3 in this table to highlight the differences between C3 and C4। तो एक एक करके हम डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है।
एक एक करके हम डिफरेंसेस देखेंगे। तो ये दोनों क्या कर रहा है कि डिफरेंसेस बता रहा है किसमें, C3 और C4 में। C3 और C4 में डिफरेंसेस बताना है, C3 और C4 में डिफरेंसेस बताना है। तो एक बात बताना कि जो तुम्हारा जो चला था इसके अंदर C3 साइकिल, वो केवल किसके अंदर चला था, मेसोफिल सेल के अंदर चला था। किसके अंदर चला था, मेसोफिल सेल के अंदर चला था। लेकिन इसके अंदर जो है, जो C4 साइकिल चला था वो दो सेल के अंदर चला था। एक जो चला था आपका वो मेसोफिल सेल के अंदर चला था, और एक जो चला था वो बंडल शीथ सेल के अंदर चला था, बंडल शीथ सेल के अंदर चला था। ठीक है, और अगर इसमें देखा जाए तो C3 साइकिल यहां पे चली थी, ठीक है, और यहां पे फास्फोइनॉल पाइरुवेट और CO2 मिल करके क्या बना लिए थे, पहला प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक बना लिए थे, और फिर ये इसमें आ गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो ये पूरा यहां पे राइबोलोज बिसफॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्लस राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये CO2 आकर के कंबाइन होता है, और इसमें पहला प्रोडक्ट कितने, दो मॉलिक्यूल किसके, 3-फास्फोग्लिसरेट के बनते हैं, और यहीं से ये क्या बन जाता है तुम्हारा, शुगर बन जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज अ बायोसिंथेटिक पाथवे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है वो किसमें, बंडल शीथ में प्रेजेंट होता है, और साथ साथ में यहाँ पे भी CO2 जो रिलीज आउट होता है, और C3 जो है प्रोडक्ट बनता है, ये आपस में वहां से फिर चला करके यहाँ पे दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। इतनी बातें थी, इसी को लेकर हम डिफरेंसेस देखेंगे, तो समझने की कोशिश करना। पहला डिफरेंस है, बुक ओपन करो और पहला डिफरेंस देखो क्या है। कह रहा है कि सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। कह रहा है कि C3 में कौन से सेल में केल्विन साइकिल टेक प्लेस, तो बताओ। C3 साइकिल जो है, ये C3 साइकिल है, तो C3 साइकिल जो है, C3 साइकिल जो है, C3 साइकिल C4 साइकिल, तो क्या कह रहा है कि C3 साइकिल जो है, ये C3 साइकिल या केल्विन साइकिल किस सेल में होता है, तो पहला क्या हो गया, मेसोफिल सेल में हो गया, मेसोफिल सेल में हो गया, पहला डिफरेंस है। इसमें कौन से सेल में जो होगा C3 साइकिल होगा, तो C3 साइकिल वो आकर किस सेल में हो रहा है, बंडल शीथ सेल में हो रहा है। किस में हो रहा है, बंडल शीथ सेल में हो रहा है, तो ये क्या हो गया, बंडल शीथ सेल में हो गया, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या कह रहा है, दूसरा डिफरेंस देखेंगे। दूसरा डिफरेंस कह रहा है कि सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑकर। कह रहा है कि उस सेल का नाम बताओ जिसमें इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो चलता है। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि CO2 जो है, जो सबसे पहले आकर के जुड़ता है वो किस सेल में आकर के जुड़ता है, तो CO2 जो है अगर देखा जाए तो इसमें CO2 यहां पे आया, किसमें आया, मेसोफिल सेल में आया, और अगर इसमें देखा जाए तो CO2 जो आया सबसे पहले किसमें आया, मेसोफिल सेल में आया। तो अलग बात है कि ये CO2 फास्फोइनॉल के साथ आकर के जुड़ता है, ये CO2 किसके साथ आकर के जुड़ता है, RUBP के साथ, लेकिन CO2 के जोड़ने को कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो बताओ इसमें कार्बोक्सिलेशन कहां पे हुआ, मेसोफिल सेल में हुआ, इसमें कार्बोक्सिलेशन कहां पे हुआ, मेसोफिल सेल में हुआ, तो दोनों में आंसर सेम हो जाएगा, मेसोफिल सेल और मेसोफिल सेल। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। कह रहा है कि कितने तरह के सेल जो होते हैं इसके अंदर, C3 साइकिल के अंदर और C4 साइकिल के अंदर, जो कि CO2 को फिक्स करना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन, कितने तरह के सेल, तो दो तरह के सेल, इसमें मेसोफिल सेल, इसमें मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेसोफिल सेल, और इसमें क्या हो जाएगा, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, ये दो सेल हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है कि विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। कह रहा है कि C3 साइकिल में सबसे पहले CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है, तो RUBP करता है, तो इसके अंदर क्या हो गया, RUBP, और इसके अंदर कह रहा है कि CO2 को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला कौन है, फास्फोइनॉल पाइरुवेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन बताओ प्राइमरी
नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, जो पहली बार CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 5। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 5। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 3। तभी तो 4। ये कितने? 4 बनते थे, एक कार्बन ले लिया तो 3 और 1 4, तो ये कितने के हो गए? 3 के। तो ये 3 कार्बन के। तो प्राइमरी एक्सेप्टर जो होते हैं 3 कार्बन के इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है कि विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन। कह रहा है कि विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। कह रहा है कि इसमें जब CO2 जो है वो पहले एक्सेप्टर के साथ जुड़ता है तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? तो इसमें क्या बनता है? 3PGA बनता है, यानी कि फास्फोग्लिसरेट बनता है। इसके अंदर क्या बनता है? इसके अंदर पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। तो इसके अंदर क्या बन गया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। फिर क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। कह रहा है कि जो CO2 के फिक्सेशन के बाद जो पहला प्रोडक्ट बना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 3 होंगे, 3 कार्बन। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे 4, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4। फिर क्या कह रहे हैं कि डज द प्लांट हैव रूबिस्को। क्या कह रहा है? डज द प्लांट हैव रूबिस्को। कह रहा है कि क्या C3 साइकिल जिस प्लांट में चलेगा क्या उसके पास रूबिस्को होगा? बिल्कुल होगा भाई, चाहे वो मेसोफिल सेल में हो चाहे वो बंडल सीड सेल में हो, उससे क्या मतलब है? केवल प्लांट को बोला है। तो हाँ, मेसोफिल सेल में क्या है? रूबिस्को होगा, और इसमें भी क्या होगा? रूबिस्को होगा। तो दोनों में यस लिख देंगे, दोनों में हाँ प्रेजेंट होता है। इसमें भी क्या है? यस रूबिस्को है, और इसमें भी क्या है? हाँ रूबिस्को है। ठीक है, डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। क्या कह रहा है? डज द प्लांट हैव पेप्केज। क्या इस प्लांट के पास कोई पेप्केज है? नहीं, इसके पास नहीं है। क्या इसके पास है? यस, इसके पास है। ठीक है, पेप्केज का मतलब कि जो CO2 फास्फोइनॉल से जो कंबाइन कराएगा वो कौन सा एंजाइम कराएगा? पेप्केज एंजाइम कराएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वी सेल इन द प्लांट हैव अ रूबिस्को। अब देखो, कह रहा है कि इसमें कौन से सेल के पास रूबिस्को होगा? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP के साथ जोड़ने का काम, अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड कभी ना हो, ऑक्सीजन हो, तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट और ऑक्सीजनेज जो होगा वो जोड़ने का काम करेगा। तो क्या पूछा? रूबिस्को पूछा है। हाँ, तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इसी में क्या होगा? प्रेजेंट होगा मेसोफिल सेल में। तो C3 वाले में मेसोफिल सेल में क्या होगा? प्रेजेंट होगा क्या? रूबिस्को। इसमें रूबिस्को कहां होगा? इसमें बंडल सीड सेल में होगा, क्योंकि C3 साइकिल यहां पे चल रही है, तो इसमें बंडल सीड सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। कह रहा है कि अगर इसमें लाइट बहुत ज्यादा आ जाए और इसमें अगर लाइट बहुत ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? तो कह रहा है कि अगर CO2 फिक्सेशन रेट कह रहा है कि CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, अंडर हाई लाइट कंडीशन, तो कह रहा है कि अगर इसमें CO2 की फिक्सेशन को देखा जाए तो इसमें लाइट की कैसी कंडीशन है? यानी कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की, बहुत ज्यादा बहुत हाई इंटेंसिटी की या लो इंटेंसिटी की है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? लो, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? हाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सनलाइट को झेल सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी को झेल सकता है, टॉलरेट कर सकता है, ये नहीं, तो इसीलिए लो और ये हाई। फिर ये क्या है कि वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। कह रहा है कि अगर इसमें लाइट की इंटेंसिटी अगर कम होगी तो क्या फोटो रेस्पिरेशन चलेगा? C3 साइकिल में लाइट की इंटेंसिटी कम होने पे फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं चलेगा। C3 साइकिल में तभी फोटो रेस्पिरेशन चलेगा जब लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा लाइट आने पे ही फोटो रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तभी स्टोमेटा बंद होने लगता है, तो ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाता है, ऑक्सीजन अंदर की तरफ ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन चलने लगता है। तो कब बंद हुआ? जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट
नहीं, वे द फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। तो लो लाइट इंटेंसिटी पे फोटो रेस्पिरेशन इसमें होगा? नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर तो कभी फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, तो नो इसके इसमें भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि वे द फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी। क्या कह रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन, क्या इसके अंदर जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या फोटो रेस्पिरेशन होगा? यस। क्या इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन हाई लाइट इंटेंसिटी में होगा? नहीं, इसके अंदर कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि whether photo respiration would be present at low CO2 concentration। कह रहा है कि यहां पे फोटो रेस्पिरेशन अगर CO2 कम होने लगे तो क्या इसमें फोटो रेस्पिरेशन, मतलब अगर स्टोमेटा बंद तो CO2 बाहर से आने लगे कम, तो क्या फोटो रेस्पिरेशन चलेगा? बिल्कुल चलेगा। जब इसमें CO2 की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगेगी, तो इसमें फोटो रेस्पिरेशन हाँ चलेगा। लेकिन इसके अंदर अगर स्टोमेटा बंद हो गया, अगर थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ऑलवेज CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, बाहर से कम ही आती है, तो इसीलिए इसके अंदर क्या होता है कि ये C4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन करके यहाँ पे CO2 को रिलीज करता रहता है और यहाँ पे CO2 निकलता रहता है, तो इसमें CO2 की कंसंट्रेशन कभी कम होती ही नहीं है। तो इसीलिए इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन चलेगा क्या? नहीं चलेगा, CO2 को लेकर के। नेक्स्ट, whether photo respiration would be present at high CO2 concentration। कह रहा है कि अगर इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन क्या चलेगा जब CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? क्यों चलेगा भाई? जब CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा तो वो C3 साइकिल बना करके बायोसिंथेटिक पाथ पे चलेगा, प्रोडक्ट बनाएगा अपना, कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलेगा। नहीं, इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर तो वैसे भी नहीं चलता है, CO2 कंसंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो, नहीं, नो। फिर उसके बाद टेम्परेचर की बात कर रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर बताओ। तो ये कितने, ये वाले प्लांट जो है तुम्हारे 25 से 30 यानी कि 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कितने को कर सकते हैं? ये 30 से 40 डिग्री सेल्सियस को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एग्जाम्पल बताओ। तो मैंने कहा कि ये C3 साइकिल जो है वो सारे प्लांट्स में चलते हैं, सारे प्लांट्स में चलते हैं। ठीक है, C3 साइकिल जो है वो सारे प्लांट्स में चलते हैं। और C4 साइकिल जो है उसका एग्जाम्पल लिख लेना, मेज और सारगम। दो एग्जाम्पल बुक में जो दिया है वही लिख लो। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे तुम्हारे। तो मेरा ख्याल है कि C4 साइकिल के साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ में इसका डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट हो गया। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके अगेन देखना और फिर से बुक को पढ़ना। थोड़ा सा ये टॉपिक जो है कॉन्सेप्चुअल है और जब तक 2 से 3 बार पढ़ोगे नहीं तब तक थोड़ा सा समझ में कम आएगा, क्योंकि हमें प्लांट के बारे में नॉलेज थोड़ा सा ऐसे ही कम होती है और ऐसे ही हम प्लांट से भागते रहते हैं। तो so that's why you have to study it at least 2 or 3 times, and then after you will get the confidence about this topic. Okay, so what is important in this? Important is that C3 cycle how it is going, C4 cycle how it is going, and what is the differences between both of them. And I think in initial I have told you about the whole theme of this topic. Okay, that's all. Thank you, and be comfortable on this topic, and do your best in your exam if question comes on this topic. Okay, thank you.